हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल आशुतोष आर्ट्स अनवल और बीएससी मॉडल क्वेश्चन पेपर के सोशल साइंस सब्जेक्ट के पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग इससे पहले वीडियो में हम लोग 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। अब उसके आगे के 10 क्वेश्चनों को इस वीडियो में देखेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि हम लोग 10 क्वेश्चन से 40 और 50 क्वेश्चन बनाने का ट्रिक जानेंगे, कोशिश करेंगे और उससे टच होने वाली सभी क्वेश्चनों को या बिहार बोर्ड अगर क्वेश्चन पूछेगा तो हमारा कहीं से भी क्वेश्चन छूटना ही नहीं चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे पास डबल मोबाइल नहीं है, जिस कारण एक में यही है पेपर पर मैंने उसको टाइपिंग करके निकाला हुआ है। तो सिर्फ क्वेश्चन है और क्वेश्चन से हम लोग डायरेक्ट आंसर और क्वेश्चन देखेंगे और उससे बनने वाले क्वेश्चनों को देखेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन इसमें लिखा है 11 नंबर क्वेश्चन कि भारत की संघीय व्यवस्था निम्न में से किससे प्रभावित है। भारत की संघीय व्यवस्था निम्न में से किससे प्रभावित है। क्योंकि ये निम्न में क्वेश्चन आ गया इसलिए ऑप्शन देना जरूरी है। तो इसका ऑप्शन है कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन है कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या इनमें से कोई नहीं। चलिए, इसका सही आंसर होगा कनाडा, क्योंकि इसके पिछले वीडियो में बताए थे कि भारत और कनाडा की जो संघीय व्यवस्था है वह दोनों समान है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए की संघीय व्यवस्था अलग है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ इसका सही आंसर होगा कनाडा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राष्ट्रीय भाषाओं की सूची है। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। भारतीय संविधान की किस सूची में राष्ट्रीय भाषाओं की सूची है। तो इसका सही आंसर होगा कि भारतीय संविधान के 8वें अनुसूची में राष्ट्रीय भाषाओं की सूची है। भाषा जब आ जाएगा, भाषा के लिए अनुच्छेद जो है 343 से 351 में राजभाषा का उल्लेख है, यानी कि हिंदी। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है टोटल भाषाओं के बारे में, जितने भी भारत में जो मान्यता प्राप्त भाषा है संविधान द्वारा उसका पूछ रहा है, तो सिर्फ भाषा पूछ रहा है। तो भाषा के लिए अनुसूची हो जाएगा 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषा है। मूल संविधान जब लागू हुआ था उस समय 8वीं अनुसूची में टोटल 14 भाषा थी। टोटल 14 भाषा थी और 15वीं भाषा के रूप में सिंधी शामिल हुई। सिंधी भाषा शामिल हुई 15वीं भाषा के रूप में, और वर्तमान में 22 भाषा संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त है। और बिहार की एकमात्र भाषा जो 8वीं अनुसूची में शामिल है वह है मैथिली। मैथिली भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल है और ये बिहार की भाषा है। तो भाषाओं के लिए अनुसूची 8 में भाषा का वर्णन है, जबकि राजभाषा का वर्णन अनुच्छेद 343 से 351 में है, और ये भाग हो जाएगा 17 भाग के अनुच्छेद 343 के 351 में राजभाषा का उल्लेख है, जबकि 22 भाषाओं का उल्लेख अनुसूची 8 में है। मूल संविधान में 14 भाषा थी, उसके बाद 15 भाषा के रूप में सिंधी जोड़ा गया, और बिहार की एकमात्र भाषा है मैथिली। हमारा अगला क्वेश्चन है राज्य विधानसभा के चुनावों को कराने की जिम्मेवारी है। राज्य विधानसभा के चुनावों को करवाने की जिम्मेवारी है किसकी है। राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग या राज्य निर्वाचन आयोग। ये दो संस्था है जो चुनाव करवाती है। तो सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस हम लोग जान लेते हैं। पहला है राष्ट्रीय चुनाव आयोग। राष्ट्रीय चुनाव आयोग, तो देखिए राष्ट्रीय चुनाव आयोग सबसे पहले लोकसभा का चुनाव करवाता है। सेकंड है विधानसभा का चुनाव करवाता है, राष्ट्रपति का चुनाव करवाता है और उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाता है। जबकि जो राज्य चुनाव आयोग है, राज्य चुनाव आयोग ये राज्य के पंचायतों का चुनाव करवाता है और नगर संस्थाओं का चुनाव करवाता है, जैसे नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत, ये ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत समिति और जिला परिषद। ये जितना चुनाव ये राज्य चुनाव आयोग करवाता है, जबकि राष्ट्रीय चुनाव आयोग लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव और उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाता है। तो इस अनुसार राज्य विधानसभा के चुनाव की करवाने की जिम्मेवारी आपके राष्ट्रीय चुनाव आयोग पर होता है, क्योंकि राष्ट्रीय चुनाव आयोग ही विधानसभा का चुनाव करवाता है। इससे राज्य चुनाव आयोग को कोई मतलब नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है शिक्षा को संविधान की किस सूची में रखा गया है। शिक्षा को संविधान की किस सूची में रखा गया है। शिक्षा को संविधान की किस सूची में रखा गया है। तो सबसे जरूरी बात कि शिक्षा सूची क्या होती है। तो हमारे यहाँ
तीन सूचियों के द्वारा राज्य और ये केंद्र के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। पहला है संघ सूची, संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची और तीसरा है समवर्ती सूची। वैसे विषय जो राष्ट्रीय महत्व के हो वो विषय संघ सूची के अंतर्गत आते हैं, जैसे रेलवे, विदेश, रक्षा, संचार, डाक। ये ऐसे विषय हैं जो राष्ट्रीय महत्व के हैं, इसलिए ये सभी विषय संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। वैसे विषय जो राष्ट्रीय महत्व के नहीं हैं वो सभी विषय राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं, जैसे कृषि, शराब। ये जो विषय हैं ये सभी विषय राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं और इस पर राज्य अपना कानून बना सकती है। इसीलिए इसी राज्य सूची का प्रयोग करते हुए बिहार में शराबबंदी है, जबकि यूपी में शराबबंदी नहीं है। अगला एक है सूची जिसका नाम है समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची में वैसे विषय आते हैं जो जिस पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। और इस सूची के जो मुख्य विषय हैं वह शिक्षा है, वन है। ये सब जो विषय हैं वे समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। तो समवर्ती सूची में मान के चलिए कि किसी विषय पर राज्य ने भी कानून बना दिया और उसी विषय पर केंद्र ने भी कानून बना दिया, तो इन दोनों कानून में किसका कानून मान्य होगा? तो अगर एक विषय पर राज्य और केंद्र सरकार दोनों कानून बना दे, उस स्थिति में केंद्र सरकार का कानून लागू होगा, वहाँ पर राज्य सरकार का कानून डाउन हो जाएगा। तो ये आप तीनों सूचियों के माध्यम से जान चुके हैं। संघ सूची जिसमें राष्ट्रीय महत्व के विषय हो और इस पर संसद कानून बना सकती है। सेकंड है राज्य सूची जो राज्य के महत्व के विषय हो और इस पर राज्य सरकार कानून बनाती है। जबकि समवर्ती सूची पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। और इन सूचियों को 7वीं अनुसूची में रखा गया है, 7वीं अनुसूची में रखा गया है, जिसे शक्तियों का विभाजन कहते हैं। शक्तियों के विभाजन 7वीं अनुसूची में है। और शक्तियों का विभाजन कैसे किया जाता है? तो 3 सूचियों के माध्यम से, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। क्वेश्चन है कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? तो जर्मनी का एकीकरण 1871 में हुआ था। जर्मनी का एकीकरण 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा, फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण हुआ था। और उससे जर्मनी के एकीकरण का जनक बिस्मार्क था। जर्मनी के एकीकरण का जनक बिस्मार्क था और भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। ये जो एकीकरण हुआ तो ये सीडान के युद्ध के द्वारा हुआ था। सीडान के युद्ध, सीडान के युद्ध के बाद फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में हुई और इसके द्वारा जर्मनी का एकीकरण हुआ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हुआ हुआ आंदोलन किसने शुरू किया था? क्वेश्चन है हुआ हुआ आंदोलन किसने शुरू किया था? हुआ हुआ आंदोलन हुइंग फू सू ने शुरू किया था। हुइंग फू सू ने शुरू किया था 1939 में। 1939 में हुइंग फू सू ने हुआ हुआ आंदोलन शुरू किया था वियतनाम में, वियतनाम में। और इसका प्रमुख जो केंद्र था वह था मेकोंग डेल्टा, मेकोंग डेल्टा। और जो फ्रांसीसी थे जो वियतनाम में शासन करते थे वे हुइंग फू सू को पागल बोंजो कहते थे। इन्हें पागल बोंजो कहते थे। हुइंग फू सू को कौन कहते थे? तो फ्रांसीसी, फ्रांसीसी पागल बोंजो हुइंग फू सू को कहते थे जिन्होंने हुआ हुआ आंदोलन शुरू किया 1939 में वियतनाम में और इसका प्रमुख केंद्र मेकोंग डेल्टा था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? एक बार और क्वेश्चन सुन लीजिए। मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा हनोई समझौता, हनोई समझौता, हनोई समझौता। यह समझौता 6 मार्च 1946 को फ्रांस और वियतनाम के बीच हुआ था और इस समझौते के तहत फ्रांस ने वियतनाम को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में मान्यता दी थी। इस हनोई समझौता के द्वारा जो 6 मार्च 1946 को फ्रांस और वियतनाम के बीच हुआ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की? क्वेश्चन है गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की? तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना अहमदाबाद में की थी। साबरमती की स्थापना अहमदाबाद की थी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद। 1915 में जब वह दक्षिण अफ्रीका से लौटे उसके बाद उन्होंने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना किया।
और आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वशासन की जगह स्वराज का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया। कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वशासन की जगह स्वराज का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया। आज का लास्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 1906 में। 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में स्वशासन की जगह स्वराज का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया। 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस ने स्वशासन की जगह स्वराज का लक्ष्य प्रस्तावित किया और इस अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी कर रहे थे। दादा भाई नौरोजी कर रहे थे। पूर्व स्वराज का लक्ष्य 31 दिसंबर 1929 के लाहौर अधिवेशन में रखा गया और उस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। तो उम्मीद है आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कई ज्ञान परक जानकारियाँ मिली होगी और सबसे अच्छी बात कि 10 क्वेश्चन से लगभग हम लोग ने 40-45 क्वेश्चन को टच किया और यहाँ से आने वाले क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, ये हमारी गारंटी है। तो आप सभी को वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इतनी मेहनत आप लोगों के लिए किया जा रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा उत्साह बढ़े। आप सभी का